नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक शांडिल और आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत। दुनिया भर में इस बात की चर्चा है कि आखिर चीन ने बीबीसी को अपने यहाँ बैन क्यों किया और इस बात की जानकारी बीबीसी ने खुद अपने दर्शकों के साथ साझा की। बीबीसी का बैन होना, चाइना ने बैन कर दिया या फिर बीबीसी की पत्रकारिता पे सवाल उठाना या चाइना सरकार के ऊपर सवाल उठाना कि उनकी निजता या उनके ऊपर उस तरीके की रिपोर्टिंग ना हो जिस तरीके की रिपोर्टिंग आमतौर पर सरकारों की नींद चैन को उड़ा सकती है। चाइना में वैसे भी अखबार जो भी अखबार चाइना के हैं वो सरकारी प्रवक्ता के तौर पे उन पे आरोप लगते हैं, लेकिन बीबीसी ने कोरोना के टाइम पे जो रिपोर्टिंग की उस बात पर बीबीसी को बैन किया गया है, यही उन पे आरोप लगाए हैं। ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ अरिंदम डे जी हैं जो विशेषज्ञ हैं, वो बात करेंगे हमारे साथ और समझाएंगे कि आखिर बीबीसी की पत्रकारिता में क्या कमी है या फिर बीबीसी पे जो बैन लगाया गया है वो चाइना सरकार की कोई एक बहुत बड़ी साजिश है। दरअसल ये बैन जो है बीबीसी के ऊपर, ये तो टिट फॉर टैट ट्रीटमेंट है सीजीटीएन को। यूके की जो बॉडी है ऑफकॉम, उन्होंने बैन कर दिया था। तो हफ्ते भर बाद ये रिटेलिएशन है कि आप हमें अपनी साइड ऑफ द स्टोरी नहीं दिखाने देंगे, तो हम भी आपको अपनी साइड ऑफ द स्टोरी नहीं, आपकी साइड ऑफ द स्टोरी नहीं देखेंगे। हम्म। बस बाकी ये यूके की तरफ से आरोप था कि चाइना जो जो भी स्टोरी दिखाती है हम्म। वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी की लाइन ही लेती है। और इनका ये कहना था, मतलब चाइना का ये कहना था कि बीबीसी उइगुर पॉपुलेशन को लेके जो सब खबरें दिखा रही है बहुत अतिरंज रंजित करके दिखाया जा रहा है। वो कंसंट्रेशन कैंप्स नहीं है, रिफॉर्म कैंप्स हैं। और चाइना के डेवलपमेंट पे फोकस ना करके बीबीसी का फोकस ज्यादा, मतलब आप कह सकते हो कि राजनीतिक रूप से किसी को, किसी प्रोसिक्यूशन से प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, ये छवि जो चाइना की दिखाई जा रही है, ये चाइना को लेके पूरी सच नहीं है। तो ये आरोप वैसे भी बीबीसी पे लगती रही है। हमारे देश में भी ये चीज पहले भी हुआ है। जब 26/11 की वाकया हुई तब बीबीसी ने टेररिस्ट या आतंकवादी शब्द इस्तेमाल करने से मना करते हुए उनको बंदूकधारी कहा। और जब पुलवामा की दुर्घटना घटी, तो उस पे भी आतंकी शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, सुइसाइड बॉम्बर का शब्द इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ पे आरोप लगते रहे हैं बीबीसी का कि एंटी इंडिया बायस कुछ काम करती है। ऐसे ही शायद चाइना को भी लगा होगा कि चाइना की जो असली छवि है उसको परे रखते हुए जो नेगेटिविटीज है वही दिखाया जा रहा है। ये तो खैर एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिकल चीज है कि देश की सरकारें, अपनी देश की मुखपत्र हैं ये, सीजीटीएन भी और बीबीसी को भी मानक माना जाता है यूके का। तो ये राजनीतिक फैसला ही मान सकते हैं फिलहाल। नहीं। जाहिर तौर पे बीबीसी के ऊपर इस बात के भी आरोप लगे कि जब मुंबई में टेरर अटैक हुआ 26 से 11 में, तब बीबीसी की रिपोर्टिंग पे ये कहा गया कि वो एक विशेष कारणों से वो अपना जो जर्नलिज्म का जो इथिक्स होता है जो हम लोगों के लिए है, आम तौर पे पत्रकारों के लिए, उस इथिक्स से वो अलग गए। दूसरा पॉइंट ये कि कश्मीर में जो भी एजेंडा रहता है उसके खिलाफ बीबीसी की रिपोर्टिंग या फिर किसी भी सरकार के खिलाफ रिपोर्टिंग हमेशा चर्चा में रहती है, लेकिन जब पूरी दुनिया एक बात कहती है कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए है और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, तो फिर पूरी दुनिया के सामने जब एक एजेंडा है कि आतंकवाद को समाप्त करना, तो फिर बीबीसी की जर्नलिज्म क्यों डिफाइन नहीं करती आतंकवाद क्या है? बीबीसी के शब्द में बताएंगे, उनका ये कहना था 2000 शायद 8 या 11 में स्पेसिफाई किए थे कि किसी का टेररिस्ट किसी के लिए है और किसी के लिए स्वतंत्रता सेनानी है। तो वो तय भी करना बीबीसी का काम नहीं है। इसीलिए वो टेररिस्ट, टेररिज्म, ये दो शब्द को अपने डिक्शनरी से हटा दिया है। आपको बीबीसी की रिपोर्टिंग पे नहीं मिलेगा। अब दिस लीव्स अ वेरी बिग ग्रे एरिया। हाँ, कौन टेररिस्ट है और कौन स्वतंत्रता सेनानी है, इस पे तो चर्चा हो ही सकती है। लेकिन अगर 26/11 स्वतंत्रता सेनानी के हाथ में था और 9/11 भी था, तो हम क्या बता सकते हैं। वैसे अमेरिकी भी बीबीसी पे ये बायस की आरोप लगाते रहे हैं। ये तो उनका राजनीतिक एजेंडा है। देखिए, राइटिस्ट आपका व्यू हो सकता है, लेफ्टिस्ट हो सकता है, आप लिबरल हो सकते हो, लेकिन तीनों में
अगर जब आप एनफोर्स करने जाओगे तभी परेशानी होगा। देयर इज नथिंग कॉल्ड मिलिटेंट लिबरलिज्म। लिबरलिज्म चीज को आप मिलिटेंट के साथ और स्ट्रॉन्ग लाइन के साथ जोड़ दोगे तभी जाके मुश्किलें पैदा होगी। अब तो भारत सरकार भी तो बीच बीच में कहती ही रहती है। तो शायद यही कारण है कि जिस तरीके से बीबीसी जर्नलिज्म लगातार करता रहा है, हमारे देश में बहुत सारे चैनल हैं जो इस तरीके की जर्नलिज्म कर रहे हैं, एक एजेंडे के तहत जर्नलिज्म करते हैं। तो इसमें जो बैन किया गया है, मैं जानना चाहता हूँ चाइना सरकार ने, तो वो आरोप लगाया कि कोरोना में गलत रिपोर्टिंग की है। वो क्या कहानी है? कौन-सी बात को वो कोट कर रहे हैं? वो दरअसल इसका तो एंटीसीडेंट्स पता नहीं क्या हुआ है, पर पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति जो चाइना वायरस और वुहान वायरस करके बोल के गए, ये शायद उस जगह पे बैठ के किसी को इस तरीके की मत नहीं प्रकाश करनी चाहिए, क्योंकि किसी एक आदमी की गलती से ये इतना इतना बड़ा वायरस फैल नहीं सकता। तो वही है मतादर्श में तो फर्क है ही, एक गणतंत्र है, एक कम्युनिज्म है। वही हो रहा है। दरअसल क्या है कि चाइना की अर्थनीति बहुत तरक्की कर रहा है, विज्ञान के क्षेत्र में भी है, इंडस्ट्री भी उसका बढ़िया है, तो शायद इसकी जो नेगेटिविटीज है उस पे ज्यादा फोकस करने में कुछ सेक्शंस को फायदा पहुंच सकता है। अच्छा, आप ये मानते हैं कि फंडिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जर्नलिज्म में, और लोग ये कहते हैं कि बुक्स में जो एथिक्स लिखा गया है आप उसे मत पढ़िए, जो फंडिंग के बाद जो आपको बताया जाता है आप उसे फॉलो करिए। ये आरोप बीबीसी पे बहुत लगे, भारत के भी कुछ चैनलों पर भी लगे और कुछ अखबार पर अभी भी लगते रहे हैं। तो क्या ये फंडिंग एक वजह है बीबीसी के पीछे? हाँ, हो सकता है, पर आपको कहीं ना कहीं तो एक समांतर रेखा खींचनी पड़ेगी कि इसकी इस तरफ ही रहें या उस पे रहें या उस तरफ ना जाएं। कि फंडिंग के लिए आप अगर पूरा ही फंडिंग के लिए करोगे तब तो न्यूज़ चैनल नहीं रहा ना, तो व्यूज़ चैनल हो गया। तो व्यूज़ के लिए फंडिंग होता है कि न्यूज़ के लिए? यही है। बीबीसी आमतौर पर अपनी खबरों में बहुत सही पड़ताल करता है और उसके रिपोर्टर ग्राउंड लेवल पे उतर के पड़ताल करते हैं, लेकिन किसी सरकार की योजनाओं के खिलाफ ही उनकी पड़ताल होती है। आमतौर पे सामाजिक स्तर को उठाने वाली स्टोरी भी वो करते हैं, लेकिन उन पे ये आरोप हमेशा लगते रहे हैं कि वो कुछ शब्दों को लेकर दुनिया भर में गलत संदेश देते हैं, पहला। दूसरा, ये संदेश उनकी तरफ से गलत गया कि किसी भी सरकार की गलत नीतियों की ही आलोचना करते हैं, अच्छी नीतियों की तारीफ वो नहीं करते, जबकि पत्रकारिता का धर्म करता है यहाँ सच भी है तो आपको झूठ भी दिखाना होगा। नमस्कार।